पहला प्रश्न है 8118 किससे विभाज्य है? तो आप ऑप्शन देखेंगे 5 है, 7 है, 8 है और 6 है। तो लास्ट में क्या है? यूनिट डिजिट पे 8 है और 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है? लास्ट में 5 और 0 अगर हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगा। क्या 5 और 0 है क्या? नहीं है, तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 का बाद में चेक करेंगे, पहले 8 का चेक कर लेते हैं। 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है? लास्ट का 3 डिजिट 118 118 अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 और 3 11, 8 चौक क्या होता है? 32, 8 पंचे 40, तो 38 नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। 6 का चेक करने के लिए क्या है? ये 2 से और 3 से अगर डिविजिबल हो, 2 तिये 6, अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है, यानी कि कहने का मतलब क्या है? 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 से तो दिख रहा है सम है, तो 2 से कट जाएगा। 3 से कटने का क्या है? 8 एक 9, 8 एक 9, यानी कि ये पूरा का पूरा जो संख्या है इनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर 3 से कट गया तो कहने का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो 8 एक 9, 9 एक 10, 8 18, 18 3 से कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी क्या होगा? इस मतलब 3 से कट जाएगा। तो 3 और 2 से कट गया, कहने का मतलब क्या होगा? 6 से भी कट जाएगा। तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप 8 1 1 8 लिख करके और 7 से डिवाइड कीजिए। 7 एकम 7, 1, 7 एकम 7, 4 1, 7 पचे 35, है ना? 11 6 और ये हो जाएगा 8, 7 नवा 63, तो ये पूरा पूरा जा नहीं रहा है। तो वैसे भी चेक करना था नहीं, वैसे आपको दिखाने के लिए हमने इसको चेक कर लिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक नियमित खरबूज के प्रत्येक वाय कोण का माप। तो वाय कोण का माप क्या होता है? और प्रत्येक बोला गया है तो 360 अपॉन एन। कौन सा दिया हुआ है? खरबूज दिया हुआ है, तो है 360 अपॉन 6। 6 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, वह 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतया विभाजित हो। तो इसे भी क्या करेंगे? बाई ऑप्शन ही बना लेंगे। अब 10 से तो सारे के सारे जा रहे हैं, तो 10 का चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 8 से अभी हमने देखा 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा तो वो संख्या क्या होगा? पूरा का पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। तो आप देखेंगे ये लास्ट का 040 है ना, 8 से डिविजिबल है, तो कहने का मतलब ये क्या है? ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। अब ये 8 से डिविजिबल है, 10 से तो है ही। 12 का क्या है? 4 से और 3 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि 3 से डिविजिबल होना, तो 4 1 5 सबको जोड़ेंगे तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? जब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये किसी से भी डिविजिबल, मतलब हो सकता है ये 8 से डिविजिबल हो, लेकिन क्या है? इन सब से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से नहीं हुआ, कहने का मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 1 3 ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये 8 से डिविजिबल है? 0 2 0 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। 0 6 0 क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो आपको लगेगा जो 0 6 है ना, 6 0 ये 8 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ये लास्ट वाला ऑप्शन देखिएगा तो 0 8 0 ये 8 का डिविजिबल है, तो ये हो गया। 10 का तो वैसे ही है क्योंकि लास्ट में 0 है। 12 कहने का मतलब 4 और 3 का डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं? लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा? 4 का मतलब डिविजिबल होगा। और 3 का क्या कहता है? सबको जोड़िए तो 8 1 9 ये 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा? पूरा का पूरा संख्या 3 से होगा। 16 16 का है बस, जब 4 से हो गया तो 16 से कट ही जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 2 से लेकर के आपको 2 का, 3 का, 4 का, है ना, 5 6 7 8 9, 2 का, 3 का, 2 का तो वैसे ही पता चल जाता है ये सम होगा, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 का क्या है? सबको जोड़ दीजिए, जो भी नंबर है उन सबको जोड़िए, 3 से डिविजिबल है, कहने का मतलब पूरा का पूरा संख्या 3 से।
4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। 5 का लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 6 का क्या कहता है, 2 और 3 से, 3 का तो अभी मैंने बता दिया। 7 के लिए तो चेक ही करना पड़ेगा। 8 के लिए क्या है, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर ये डिविजिबल है 8 से तो पूरा का पूरा संख्या इससे पहले का जो भी है उससे मतलब नहीं है। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए हमने चेक कर लिया, ये 3 से 6 से अगर होगा तो कहने का मतलब क्या है, ये 9 से भी होगा। 3 से हो गया तो कहने का मतलब 9 से भी होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता क्या है, 2πr h प्लस आर, है ना। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ज्ञात करना है जिसकी आधार की त्रिज्या 2 गुने पाई में है, तो पाई को रहने देंगे। आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई कितना है, 15 है, तो 15 5 20 2 22, इसको गुना कर लीजिए। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28 29 30, 308 पाई, 308 पाई ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेलन का फॉर्मूला दिया हुआ है, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया की बात करें जो कि अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, 2πr h प्लस आर, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, πr² h। क्योंकि अभी पिछले सेटों में मेंसुरेशन के बिल्कुल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले मैं जो टिक लगा दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जैसे सिलेंडर का फॉर्मूला यानी कि बेलन का फॉर्मूला है ये, तो ये याद कर लीजिए और तीनों याद कर लीजिए, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये है राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर कहने का मतलब क्या है, खोखलाकार बेलन जो होता है ना उसका ये दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वॉल्यूम ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वॉल्यूम से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अच्छे से याद कर लीजिए। RH पाई एच अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन कीजिएगा तो पाई एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी, ए माइनस बी। राइट सर्कुलर कोन यानी कि कोण का ये दिया हुआ है, कोण का इस तरीके से इमेज है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l, टोटल सरफेस एरिया πr/l प्लस आर, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/3 πr² इंटू h। तो ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे भी फॉर्मूला है उसको भी देख लेते हैं, जो पूछा जा रहा है उसी को हम अच्छे से देख लेंगे। फर्स्ट टर्म यानी कि बाल्टी का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी देख लीजिए। उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, 1/3 पाई एच ओपन ब्रैकेट r² प्लस r² प्लस r इंटू आर। तो ये ध्यान रखिएगा, गोला है ये स्फेयर, गोला का जो कर्व सरफेस एरिया हो गया πr² है ना, 4πr²। और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया करिए या फिर टोटल सरफेस एरिया ही पूछा जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 4πr²। इसका जो वॉल्यूम हो गया 4.3 πr3। हॉलो स्फेयर, यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 4/3 पाई r³ माइनस r³। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे भी फॉर्मूला है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर अर्धगोला, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है 2πr² और टोटल सरफेस एरिया हो गया 3πr²। इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 2/3 πr³। हॉलो हेमिस्फेयर यानी कि खोखलाकार जो अर्ध क्या है, गोला है, उसका यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और ये क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पे भी क्या है, वॉल्यूम इम्पोर्टेंट है।
ये दोनों उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन वॉल्यूम पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कौन है, कौन से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट है, उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट थ्रू ए पाइप। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इस फॉर्मूला को अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पीड और टाइम की ज़रूरत होती है, और क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये होगा। नंबर ऑफ न्यू सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिकास्टिंग, तो इससे भी रिलेटेड उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो हम इसको उसी समय समझा देंगे। अब यहाँ पे कुछ कन्वर्जन है, तो देख लेते हैं क्या है। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको इस तरीके से यूनिट रहेगा, और मीटर है, मीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 डीएम क्यू इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू होता है 1 लीटर, और 1000 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 KL यानी कि किलो लीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक से पॉइंट थे, बेसिक से फॉर्मूले थे, इसको आप अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है, तो देख लेते हैं। समचतुर्भुज चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ये तो लिखा ही हुआ है, चतुर्भुज चतुर्भुज ये तो होगा ही। वृत्त, वृत्त जो है ये चतुर्भुज नहीं है। समलंब चतुर्भुज यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि समीकरण a प्लस 3x² माइनस 13ax प्लस 7 माइनस a इज इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इससे रिलेटेड एक नोट लिख लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, है ना, कहीं भी। यहाँ पे क्या होता है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। यदि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो मूलों का गुणनफल बेसिकली होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है C/A, ठीक है ना। तो मूलों का गुणनफल C/A, और ये किसके बराबर है, एक के बराबर है। सी की जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे है 7 माइनस, क्या है, 7 माइनस A/, यहाँ पे सी की जगह पे हो गया 7 माइनस A, और ए की जगह पे हो गया A+3, और बराबर यहाँ पे 1 है, तो 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 माइनस A इज इक्वल टू A+3, 3 उधर जाएगा तो 4, A उधर जाएगा तो 2A, 2 से 2 खत्म, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 2 से यहाँ पे 4 खत्म, 2 दूनी 4, कहने का मतलब A बराबर क्या हो जाएगा, 2। A का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो पाइप A और B 1000 लीटर की टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भरता है। A 5 घंटे में भरता है और B क्या करता है, 6 घंटे में भरता है। यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 30, 5 36, 6 पंचे 30, ठीक है। तो टोटल जो ये वर्क है इसको कितने आवर में मतलब कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो इसको कर लिया जाएगा 30/11 घंटे में। और 30/11 घंटे में क्या किया जा रहा है, 1000 लीटर की टंकी को भरा जा रहा है। यही है ना, 1000 लीटर की टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 1800 लीटर की टंकी को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो 1000 लीटर की टंकी को भरने में टोटल टाइम जो लगेगा, कितना लगेगा, 30/11 आवर। यहाँ पे बोला जा रहा है 1800 लीटर की टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो ये लग जाएगा
30/11 बट्टे 1000 और गुने क्या हो जाएगा 1800। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 ख़त्म और ये आ जाएगा 30/11। ये नीचे में 30/11 और 1/10 इंटू ये हो जाएगा 18 गुना में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 18 तिया 54/11 घंटे, यानी कि 1800 लीटर टंकी, जो 1800 लीटर जो भी है लीटर की टंकी, खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 54/11 घंटे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। बायां भाग और ये दायां भाग इस तरीके से दिया हुआ है, बाएं से दाएं इधर है। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए 4 4 2 5 2, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये हो गया, इसका तीसरा अंक जो हो गया 3 हो गया। और सबसे छोटी संख्या देख लीजिए 4 5 2 215, यानी कि ये हो जाएगा 215, यानी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, है ना। दूसरा अंक क्या है 1 है, तो यानी कि 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा 3 1 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। रैखिक समीकरणों 5x - 3y = 7, 7x + 4y = 18 के युग्मों के हलों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए रैखिक समीकरण में आपने पढ़ा होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसी से रिलेटेड आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो यहाँ देख लेते हैं क्या है। 5 क्या हो जाएगा 7 = -3, है ना। b1 के जगह पे क्या है -3/b, b2 के जगह पे क्या है 4 = c1 के जगह पे क्या है -7। ये इधर आएगा और इधर 0 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -7, ये इधर आके -18। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये ना इसके बराबर है, ये ना ही ये इसके बराबर है। तो जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बने तो उसका कितना हल होता है, उसका केवल एक हल होता है। इसको और अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, सामान्य रूप से a1 b1 c1 इस तरीके से दिया हुआ है, a2 b2 c2 इस तरीके से दिया हुआ है। ये x का कोफिशिएंट है a1 और ये y का कोफिशिएंट है b1। तो कुछ इस तरीके से अगर रहे तो समाधान के 3 संभावित केस बनते हैं। पहला एक हल क्या होता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका परिणाम क्या होता है, ये दो रेखाएं काटती है, यानी कि इंटरसेक्ट करती है। तो कभी एक हल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो कभी इंटरसेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, है ना। अनुपात का ये शर्त अगर फॉलो कर लेता है तो या तो ये होगा, ये पूछा जाएगा ऑप्शन में, या तो ये पूछा जाएगा। अनंत हल का क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि अनंत में क्या होता है, तीनों जो होता है ये आपस में बराबर होते हैं और दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समान होती है। ये ध्यान रखिएगा। कोई हल नहीं कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दो रेखाएं समानांतर यानी कि पैरेलल होती हैं, या ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ 3 तरीके का कंडीशन था। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x = 6, यहाँ पर मैं समानुपात का क्वेश्चन है, x बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 बराबर 6/y, तो ये कितना आ जाएगा xy इज इक्वल टू 36। यहाँ पे अगले वाले में दे रखा है x/y इज इक्वल टू y/6, तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 6x।
अब यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 6x। तो यहाँ पे 6 से गुना कर लीजिए, है ना। इसमें क्या करते हैं, अब आगे क्या बोला जाए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उस क्रम में x और y का सही मान देता है, यानी कि x और y का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे क्या होगा, 6x का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x की जगह पे वाई स्क्वायर इंटू वाई, और ये हो जाएगा 36। इसको ब्रेक कर लेते हैं, 6×6 गुने 6। इसको क्यों हमने ब्रेक किया है 36 को, वो अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दे देगा वाई क्यू इज इक्वल टू 6×6×6। जब वाई क्यू उधर जाएगा तो क्या होता है, जब इस तरीके से क्यूब रूट होता है 6×6×6, तो इनके एवज में क्या होता है, सिंगल 6 बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया 6। y का वैल्यू जब 6 आ जाएगा तो यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकल के आ जाएगा, 6×6 = 36 बराबर 6x। ये हो जाएगा x बराबर 6, यानी कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कार्यालय के फर्श का आयाम दिया हुआ है 5×3 मीटर, दीवारों और छत को पेंट करने की लागत 60 मीटर, है ना, 60 पर मीटर स्क्वायर की दर से इतना है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहाँ पे देख लीजिए कमरा किस तरह का होता है, तो आप अपने घर को ही देख लीजिए, है ना। 3D में आप अपने घर को ही देख लीजिए, चारों तरफ का दीवार और छत, है ना। जैसे यहाँ पे हमने एक पिक्चर लिया है, ये देखिए, ये हो गया, ये साइड वाला दीवार हो गया, ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला, और ये फ्रंट वाला, इस तरीके से होता है ना। और ये हो गया छत, ये चीज़ तो पता चल गया। और ये हो गया फर्श, तो इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि पेंट कहाँ हो रहा है, चारों दीवारों पे और सीलिंग यानी कि छत पे हो रहा है। तो सबसे पहले इनका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है 60 रुपीज़, और टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 7,440। तो 7,440 में 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6×6 = 12, 6×4 = 24, 124 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे एरिया है, चारों दीवार का क्षेत्रफल और ऊपर सीलिंग का क्षेत्रफल, ये निकल के आ जाएगा। और उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आयाम, फर्श का आयाम दिया हुआ है 5 मीटर गुने 3 मीटर। ये फर्श है ना, ये फर्श है। तो 5 लेंथ दिया हुआ है और 3 क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये 5 लंबाई दिया हुआ है और 3 इसका चौड़ाई दिया हुआ है। कमरे की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करना है, यानी कि ये पार्ट पूछा जा रहा है जो ऊंचाई कितना होगा। तो एरिया हम पहले देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो पहले इस फ्रंट वाला जो दीवार है उसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, और ये जो चौड़ाई है ये क्या है, बेसिकली ऊंचाई है, तो 5×h हो जाएगा। 5×h इधर और 5×h बैक साइड में, तो कितना हो जाएगा 2×5h, क्लियर। प्लस अब यहाँ पे ये वाला साइड वाला रेक्टेंगल है, इसका भी एरिया क्या होगा 3 गुने, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। बेसिकली हम ऐसे समझते हैं, ये आयत अगर होता, ये आयत अगर आयत ही है तो आयत में ये लंबाई ये चौड़ाई है, तो ये हो गया h और ये हो गया 3×h। बेसिकली है हाइट, लेकिन हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहे हैं लंबाई के फॉर्म में, क्योंकि आयत का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3×h, 3×h इधर, 3×h इधर, तो इसको भी 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। प्लस अब होगा इस छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल ये 5 लंबाई और 3 चौड़ाई, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, 5×3 = 15। अब ये हो जाएगा 5×2 = 10h प्लस 3×2 = 6h प्लस 15। यहाँ से क्या करेंगे, 124 में से 15 को माइनस कर लेंगे, 14 में से 9 × 5 = 14, 0 109 बराबर कितना हो जाएगा 10×6 = 16h। तो h बराबर 109/16। यहाँ से काटिएगा तो 16×6 = 96 और 16×7 = 112 हो जाएगा। तो देख लीजिए 16×6 = 96, 6.8 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आ गया, h।
6.8। आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज 109 में 16 से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब यहाँ पे 2 है, 5 है, 9 है, 8, 1, 2, 3, 5, 7। अवरोही कहने का मतलब घटते क्रम में 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7, 6 है क्या? 6 तो नहीं है, 5 और 5 दो बार है, 5 5 4 है क्या? 4 नहीं है, 3 2 2 दो बार है, 2 2 दो बार है और 1 है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या बाएं से दूसरे 8, बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे यानी कि 8 और 2 10, इनका योग क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई तालिका पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय ABCD द्वारा साक्षात्कार लिए गए और चुने गए विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये कुछ इस तरीके से डेटा दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। विद्यालय सी में, अब विद्यालय सी कौन सा है? ये वाला है। विद्यालय सी में सभी वर्षों के दौरान चुने गए विद्यार्थियों की कुल संख्या, सी में सभी वर्षों के चुने कहने का मतलब चयनित, तो ये सारे हैं, इनको जोड़ लीजिए। तो 1000, 2000, 3000, 4000, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये 4000 हो गया, 4800, 200 यानी कि ये हो जाएगा 5000, 5100 और 200, 5220, ये हो गया 5220 बराबर सभी वर्षों के दौरान साक्षात्कार किए गए ये विद्यार्थी की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 8 16, 16 4 20 4 24, 8 8 16, 16 4 20 4 24, 24 3 27, 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8। इसका x% निकालने के लिए बोला जा रहा है, 0 से 0 ख़त्म और 522 में 87 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं पूरा पूरा दिख रहा है, डेसिमल में है नहीं तो किसी न किसी नंबर से कट जाएगा। 8 छक 48, 8 चौक 32, 8 छक 48, 8 पंचे 40, 8 छक 48 यानी कि या तो 60 होगा या तो 65 होगा। तो इसको 6 से करके देखते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई के लिए 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 छक कितना हो जाएगा? 42, 4 8 छक 48, 49 50 51 52 यानी कि 522 आ गया। तो ये पूरा पूरा क्या हो रहा है? 6 से कट रहा है और लास्ट में 0 है तो 60, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पे भी सॉल्व कीजिए और थोड़ा सा ऑप्शन पे भी नज़र मारते रहिए, क्योंकि ऑप्शन भी क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। ठीक है, यदि दो संख्याओं का औसत यहाँ ये दिया हुआ है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 26 दूनी 52, उनमें से एक संख्या 12 है, घटा दीजिए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 40। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इतना इतना के विस्तार में x⁴ y⁴ का गुणांक यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड कीजिएगा तो देख लीजिए, 3 3 3 जा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 3 दूना 6 दूनी 12 एक्स वाई, ये ब्रैकेट क्लोज ओपन, इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा और बी स्क्वायर y⁴ 3 दूनी 6 और प्लस 2 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई क्यू। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, x⁴ और y⁴ होना चाहिए, है ना, और उसका कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर और इसके साथ में अगर 2 लिखा है तो कहने का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 2। उसी तरीके से x⁴ का अगर 3 रहे या फिर 4 रहे तो बोला जाएगा एक्स क्यू का जो गुणांक है वो क्या होगा?
वो 4 होगा, है ना? यही पूछा जा रहा है, तो ये 4, 2 यही सब पूछा जा रहा है, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो पूरा इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पर मैं गुना करते जाएँगे और इसको हटाते जाएँगे। तो देखिए 9x² और x⁴ इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? x का ही टर्म मिलेगा, y का तो मिलेगा नहीं, तो इसको हटा दीजिए, ये हट गया। अब देखिए इसको गुना कीजिए, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे गुना कीजिएगा तो x और y का टर्म मिल रहा है, लेकिन x का टर्म 4 तो मिल रहा है और y का क्या मिल रहा है? स्क्वायर मिल रहा है। तो ये भी क्या होगा? ये इसका इसके साथ रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये भी छोड़ दीजिए। अब देखिए 12xy है और यहाँ पे x⁴ है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है? सारे के सारे आंसर प्लस में है, तो ये भी नहीं होगा इसका रिलेशन इसके साथ। अब इसका रिलेशन इसके साथ करते हैं। अब x² है, y⁴ है, तो यहाँ 9 दिख रहा है और यहाँ पे है कितना? 18, 15, 12, 14 है और यहाँ पे y6 है और यहाँ पे y3 है, यहाँ x² है और यहाँ पे x⁴ है, तो इसका रिलेशन इसके साथ भी नहीं बन रहा है। इसका रिलेशन इसके साथ देखिए 4y² और यार y⁴ x तो है ही नहीं, तो आगे देखना ही नहीं है। इसका इसके साथ देखिए x है, केवल एक ही x है, यहाँ पे x⁴ है, तो इसका भी रिलेशन इसके साथ नहीं बनेगा। अब इस वाले में आ जाते हैं। 9 दूनी क्या है? 18, 9 दूनी 18 और x⁴ स्क्वायर है तो x⁴ क्या हो जाएगा? 4। तो एक तो कंडीशन फुलफिल कर गया x⁴, और यहाँ पे y⁴ है तो ये y⁴, यानी कि इस वाले का, है ना, इस वाले का इसके साथ क्या हो रहा है? कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कौन सा? x⁴ और y⁴। यहाँ हो जाएगा x⁴, 9x² है और x² है तो x⁴, यहाँ y नहीं है, y³ है तो y⁴। तो इसका जो कोफिशिएंट आ गया वो कितना आ गया? 18। ये 18 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य इतना है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का प्रश्न हो तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। सिग्मा fx कहने का मतलब इन दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए और जोड़ दीजिए। यहाँ मान लीजिए x है, ये हो जाएगा 3 तिये 9 प्लस 5 चौके 20 प्लस 9x, है ना, प्लस 8 दूनी 16 और इन सबको जोड़ दीजिए। 8 4 12 3 15 प्लस x, क्रॉस गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 15 चौके 60 प्लस 4x बराबर 20, 20 10 30, 6 36, 36 4 40, 5 45 प्लस 9x। 60 में से 45 घटाइएगा तो हो जाएगा 15 बराबर 9x में से 4x घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5x। 5 दिए 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा? 3। अगला अभी माध्य का क्वेश्चन बताया गया तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप देख लीजिए। सिंपल मीन यानी कि माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। और मोड की बात करें, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है रेलवे में। मोड का रिलेशन बताना है मीडियन और मीन से। आई थिंक इससे पहले वाला भी सेट जो था इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, पूछा सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ दिया गया था। तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। यहाँ इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। समूहीकृत आंकड़े के लिए यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। और यहाँ पे मोड का फॉर्मूला दिया हुआ है, क्योंकि रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके ऊपर में आगे भी जो सेट कराया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा तो उसको सेट को करा देंगे। अभी लास्ट के 2-3 सेट में मीडियन का क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देखिए। लिंक जो है वीडियोस का सारा जितना भी एक से लेकर के अभी तक कराया गया है सबका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जिस भी सेट का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ये बहुलक का है तो ये आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यापारी ने अपने माल का 3/5वां भाग
25% लाभ पर और शेष क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि, मान लेते हैं जो भी माल है वो कितना है, उसका क्रय मूल्य है 100, इसका 3/5, इसका 3/5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 दिए 60, तो ये 60 हो गया। इसको बेच रहा है 25% के लाभ पर, तो इसका 25% लाभ कर दीजिए, तो 25 चौके 100, यानी कि ये हो जाएगा 5/4, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस SP1। और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है, यानी कि 60 बेच दिया 25% के लाभ पर, शेष कितना रह गया 40, और ये जो 40 है इसको बेच रहा है क्रय मूल्य पर, यानी कि 40 में ही बेच रहा है, तो ये हो गया SP2। दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 4 11। अब बोल रहा है पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि, 100 का चीज़ कितना में बेच रहा है 115 में, तो सीधा सीधा दिख रहा है 15% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आसान सा प्रश्न था, समझने का बस थोड़ा सा फेर था। जेड के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के मूल समान होंगे। तो मूल समान होने का कंडीशन क्या होता है, समान होने का कंडीशन होता है d इज इक्वल टू 0, यानी कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ac। अब यहाँ पे देख लीजिए b² क्या है, यहाँ पे ये b है, तो ये हो जाएगा z+1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू AC, ए क्या है z+4 और C क्या है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही देगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जेड के किन मानों के लिए समीकरण के मूल समान होंगे, तो d इज इक्वल टू 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, b², ठीक है, तो ये हो जाएगा z² + 1 + 2z इज इक्वल टू, है ना, इसको ऐसे लिखिएगा 2z, 4 दूनी z क्या है z+4 है ना, तो 4z और प्लस क्या हो जाएगा 4 4 जा 16। तो आई थिंक ये द्विघात समीकरण पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है z² और ये हो जाएगा 2z इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2z, है ना, और ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0, है ना। z², 5 दिए 15, तो ये हो जाएगा प्लस का 3z और ये माइनस का 5z, तभी तो प्लस माइनस माइनस होकर के क्या देगा -2z, और -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z कॉमन, z+3, यहाँ पे 5z+3, है ना, इज इक्वल टू 0। तो z+3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो z+3 इंटू क्या दे देगा z-5 इज इक्वल टू 0, जहाँ से z का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा -3 और एक आएगा 5, -3 5 -3 5, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए मूल कब होता है समान, जब d बराबर 0 के हो। क्लियर, आप देख सकते हैं यदि d इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और भिन्न यानी कि असमान होंगे। d बराबर अगर 0 के होगा तो मूल वास्तविक और समान बराबर होंगे। यदि d इज लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होंगे और कोई वास्तविक मूल इसका नहीं होगा। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था, इसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रचना 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है। वह जानना चाहती है कि उसे उसी गति से 35 संतरे खाने में कितने मिनट लगेंगे। यानी कि 21 खाने में उसको 60 मिनट लगता है, तो 35 संतरे खाने में 60/21 गुने 35, 7 तिये 21, 7 पचे 35, 3 दूनी 6, यानी कि 20 पंचे 100। 35 मिनट में कितना खा जाएगी, सॉरी 35 संतरे 100 मिनट में खा जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 पाइप है ए और बी, इतना इतना में भर देते हैं, यानी कि
15 और 20 में ए और बी क्या करते हैं, भर देते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी जो है पूरी टंकी को 30 में खाली कर देता है। तो इसकी जो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 30 दूनी 60, 15 चौके 60 भर रहा है, 20 तिये 60 ये भी भर रहा है, 30 दूनी 60 ये खाली कर रहा है। तो टोटल जो एफिशिएंसी निकल के आएगा 5 4 9, सॉरी 4 3 7, 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 5। यदि तीनों पाइप एक साथ चालू करते हैं तो शुरू में खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो 5 की एफिशिएंसी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 12 पंचे 60, 12 घंटे में क्या हो जाएगा, खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी, 12 घंटे में। अगला प्रश्न देखते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, निम्नलिखित दंडारेख पिछले वर्षों में कपास के उत्पादन टनों में दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2000 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। 2017 की तुलना में, यानी कि ये दिया हुआ है 32, 2020 में कपास के उत्पादन में अनुमानित कितने % की वृद्धि होती है। 32 से यहाँ पर 2020 का पूछा जा रहा है 41, कितना बढ़ रहा है, 8 1 9 बढ़ रहा है, किस पे, 32 पे बढ़ रहा है, तो उसे गुना कर दीजिए, है ना। यहाँ से 900 में 900 में यहाँ पे 32 से भाग दीजिएगा तो 4 4 से चला जाएगा क्या, 4 8 32, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 4 2 6, 8 8 64, 28 पॉइंट समथिंग। तो 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 28.12। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। %28.12 क्या हो जाएगा, परसेंटेज ग्रोथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो ट्रिग्नोमेट्री का इस तरीके का जब भी क्वेश्चन हो और आंसर कुछ इस तरीके से दे रखा हो तो थीटा का कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, और सबसे बेस्ट वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री। अब थीटा 45 पुट कीजिएगा तो 1 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, माइनस 1/√2, तो 1/√2 का होल 4 है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 1/4 प्लस 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉस स्क्वायर 45 माना, 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 1045, 1 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा इसका 4 2 दूनी 4 माइनस 1 और ये प्लस 1 चौके 4, 4 बटे क्या हो जाएगा 1/2। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 2 6 में से गया, 5/4 गुने 2/1, 2 दूनी 4, 5/2 और प्लस, क्योंकि ये माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। 5 में से 1 गया 4/2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड ये कुछ फार्मूला दिया हुआ है, आप ये वाला और ये वाला दो टाइप का जो फार्मूला है इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये सब भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बट जिस हिसाब से ग्रुप डी में अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो साइन थीटा 1/cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बिहाफ पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप और सब फार्मूला को देख सकते हैं, अदरवाइज ये दो तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा। एक पिता की आयु अब उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है, तो ये फादर है और ये सन है। फादर की आयु जो है पुत्र की आयु से कितना है, 7 गुनी है, यानी कि ये 7 है तो 1 है। अब से 3 वर्ष बाद, ये वर्तमान की बात हो रही है, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होता है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है ना। ये 1 है तो ये 5 है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, गैप देख लीजिए, गैप 6 का है और ये गैप कितना है, 4 का है। तो पहले तो गैप बराबर कीजिए, तो 4 बराबर अगर 6 है तो
1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 2 4 पंचे 20, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 1.5। तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 चौके सॉरी 15 पचे 75, यानी कि ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा 1.5। अब ये कितना बढ़ रहा है, 0.5, 7 से 7.5 0.5, जबकि है कितना साल, अब से 3 वर्ष बाद, तो 0.5 इज इक्वल टू 3 ईयर, 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.5, पॉइंट हटेगा 0, 5 छके 30, यानी कि 6 आ गया। तो पिता की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, 7 छक 42 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है अंडर रूट 1 2 3 4 3 2 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे आसान प्रश्न और क्या ही हो सकता है। देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1 1 1 1, 3 ठो 1 हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 1, और ये 4 अगर हो जाए तो इसका क्या होता है, 1 2 3 4 3 2 1, इसी का पूछा जा रहा है। इसका रूट स्क्वायर हटाइएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इसी का वैल्यू क्या है, 4 बार 1। अगला प्रश्न है, इन सब को जोड़ लीजिए, तो ये है 156.025, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, एग्जैक्ट ही निकालना है, इस दोनों को जोड़ना है। 251.216, 6 5 11 और 5 2 7 4 है। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 6 5 11, 1 आ गया, और घटाना कितना है, 6 घटाना है, तो 1 में से 6, 1 में से तो 6 जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हासिल लेना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया 5, यूनिट डिजिट पे 5, जो भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से खेलना अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य, माध्य यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया गया, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इन दोनों को गुना कीजिए, 10 पचे 50, 20 पंचे 100, 3 चौक 12 यानी कि 120, 6 चौक 24, 240, पछा 25, 250, सबको जोड़ लीजिए, 0 5 5 5 5 2 7, 7 4 11, 11 और 5 16, 1 है ना, 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7, सबको जोड़ लीजिए, 5 5 10, 10 6 16 4 20 5 25, 25 दिया 75, है ना, 1 0, तो सीधा सीधा दिख रहा है 30 पॉइंट, अच्छा एग्जैक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 दिया 75, 0 1 25 चौका 100, 30.4, 30.4, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखता है, यदि रवि ने 2 वर्ष पहले मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 रुपये उधार लिए थे, तो उसे मोनू को वापस करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी। तो 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, कितना है 4%, यानी कि 1/25, 25 2 27, क्योंकि अच्छा ये 26 हो जाएगा ना, 25 है, 25 प्लस 1 ये वाला ऐड होकर के ये 26 हो जाएगा, ये है पी, और ये क्या है, अमाउंट। 2 वर्ष की बात हो रही है तो 2 बार कैलकुलेट करेंगे, 25 और ये 26, 25 25 से 625, और ये हो जाएगा 26 26 से 676, इनका जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, सी आई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3,000 है ना, 3,000, ये वैल्यू 3,000 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू निकालना है। तो 25 25 से 625, 25 से कम 25, 5 25 दूना 50, 0 25 और 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, यानी कि 4.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो इसको भी क्या करना है, 6 7 6 को 4.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 छक 48, है ना, 8 छक 48, 4 8 7 56, 4 60, 6 8 छक 48, 2 50, 4 54, 6 चौक 24, 2 यहीं से बेसिकली कम कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 8 देख लीजिए,
4 8 4 अच्छा 2 में आ रहा है, तो आगे पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 6 चौक 24, 2 7 चौक 28, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 2 7 चौक 28, 2 30, 3 6 चौक 24, 3 27, तो ये हो जाएगा 8 4, ये हो गया 4 और 7 5 12, 2 1 2 1 3, एक अंक से पहले डेसिमल है तो 3244.8, 3244.8 ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये डिफरेंस सी आई हो गया। और कितनी राशि आवश्यकता होगी, यानी कि वापस कितना करना होगा, तो ब्याज के साथ में वापस करना होगा, जो कि क्या होगा, अमाउंट होगा, इसलिए 676 से इसे मल्टीप्लाई किया गया है। अगला प्रश्न, इसको कैलकुलेट कीजिए। 25 25 से 625, 18 18 324 और प्लस 33 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9, 3 3 9, 3 3 9, 9 दूनी 18, 8 1 3 3 9 1 10, तो 1089 में 25 जुड़ जाएगा और 18 घट जाएगा, 9 5 14 और 14 में से 8 6 14, 6 लास्ट में 2 में आ रहा है ये, और ये तो होगा नहीं, तो 9 5 14 4 1 8 2 10 1 11 1 1, यहाँ से 18 घट जाएगा, 10 में से 1 गया 9, लास्ट में 9 6 9 6 ऑप्शन बी में है, तो ये क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या इतना के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, यानी कि पहले 3 है, 1 है, 8 है, 9 है, फिर 2 है, 4 है, 7 है, 6 है, 5 है। अब अवरोही क्रम में करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। अवरोही क्रम कहने का मतलब घटते क्रम में तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अपरिवर्तित रहता है। 4 एक ही संख्या होगा, आगे तो दिख नहीं रहा है, तो एक ही संख्या क्या होगी, अपरिवर्तित होगी। अगला प्रश्न, तो ये लास्ट प्रश्न था। आपको सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और लगातार सेट कंटिन्यू कराया जा रहा है। देखिए, रेलवे से रिलेटेड रेगुलर न्यूज़ आ रहा है, वो तो देखना ही है, ठीक है, क्या अपडेट आ रहा है उस पर भी बने रहना है, लेकिन साथ ही साथ उसी पैरेलल में आपको तैयारी भी करना है। तो डेली बेसिस पे सेट का प्रैक्टिस कीजिए, मैथ का, रीजनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि क्या हो, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।